जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ाम रिवीजन 2024 और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स में जो डायोड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दरअसल डायोड से संबंधित 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो में तीनों प्रश्नों को कवर करेगा। यानी हम 2 नंबर वाले प्रश्न को भी कवर करेंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न को भी कवर करेंगे और 5 नंबर वाले प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम पहले प्रश्न पे बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है। देखिए यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपसे चित्र ऐसे दे दिया जाएगा, इसमें से आपसे पूछ लेगा कि कौन अग्र अभिनत में है, कौन पश्च अभिनत में। इस तरह से प्रश्न आपसे करेगा। तो अग्र अभिनत और पश्च अभिनत पहचानने का आपको तरीका बता दे रहा हूँ। पहला नंबर यहाँ पे जैसे अभी ये डायोड बना लीजिए, ये डायोड है, ठीक है। देखिए डायोड का जो इधर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये पी क्षेत्र होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये एन क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि अगर अग्र अभिनत की बात करें हम, अग्र अभिनत में, तो अग्र अभिनत में क्या होता है कि पी होता है इधर का वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और एन का जो वोल्टेज है वो कम होना चाहिए, तब ये अग्र अभिनत में होता है। उसी तरह इसका उल्टा कर दीजिए पश्च अभिनत में। पश्च अभिनत में क्या होता है कि पी वाला जो वोल्टेज है वो कम होना चाहिए और एन वाला जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये पश्च अभिनत में आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देते हुए काम करना है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ध्यान देना, अग्र अभिनत में क्या होता है, पी वाला जो वोल्टेज यानी पी क्षेत्र का जो वोल्टेज है वो अधिक होना चाहिए, एन क्षेत्र का वोल्टेज कम होना चाहिए। और पश्च वाले में क्या होता है कि पी क्षेत्र का वोल्टेज कम होना चाहिए, एन वाला अधिक होना चाहिए। तो चलिए आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा अग्र अभिनत, अग्र का मतलब फॉरवर्ड बैस में कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पहले फिगर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरह का बना रहता है इसको बोलते हैं अर्थिंग। और ध्यान देना कि अर्थिंग में जो होता है वो 0 वोल्ट होता है, ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये आपका पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है, ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देते हुए काम करना है। अब इस फिगर में देख रहे हैं कि जो पी क्षेत्र है वो 0 है और एन क्षेत्र वाला -10 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये कि जो पी वाला, क्योंकि 0 जो है ये बड़ा है और -10 छोटा है, तो इसका मतलब इसमें पी बड़ा दिख रहा है और एन छोटा दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये अग्र अभिनत में हो गया, ठीक है। आप चाहें तो यही ऑप्शन है आपका। बाकी अगर आप और फिगरों को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे एन वाला 0 वोल्ट है और पी वाला -10 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो एन वाला है ये ज़्यादा है और पी वाला क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, ये पश्च अभिनत में आ जाएगा, ठीक है। अगला इसमें बात करते हैं, देखिए इसको समझिए। इसमें देखिए यहाँ पे -5 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस का 2 वोल्ट है। तो पी वाला देखा जा रहा है कम है और एन वाला ज़्यादा है, तो पश्च में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, आराम से आप बता सकते हैं। ये भी पश्च अभिनत में है, ठीक है। तो अगर बात करें इस वाले फिगर है, देखिए यहाँ भी अर्थिंग किया तो इसका मतलब 0 वोल्ट है और इधर प्लस का 10 वोल्ट। देखिए यहाँ पे पी वाला देख रहे हैं कम दिख रहा है, एन वाला ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी पश्च अभिनत में होगा। ऐसे आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। आपसे हो सकता है कि 1-2 फिगर इस तरह का बना देगा या फिर 4 ऑप्शन करके देगा और इसमें से आपसे पूछेगा कौन पश्च अभिनत में, कौन अग्र अभिनत में। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान हमें बताना है। तो इस तरह का कुछ फिगर आएगा, इसमें 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायोड है, D1 और D2, 2 डायोड है, ठीक है। तो इसमें से क्या कह रहा है कि इसमें जो 3 ओम वाला प्रतिरोध है इसमें करंट बताना है क्या होगी। तो देखिए आपको बता दें, पहला नंबर जैसे मान लीजिए ये डायोड है, ठीक है, ये डायोड है और ये वाला पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है। तो अगर डायोड में करंट पी क्षेत्र की ओर से एंट्री करती है, डायोड में जब करंट पी क्षेत्र से एंट्री करती है तब उस टाइम डायोड अग्र अभिनत में होता है और डायोड काम करता है। और जब डायोड में करंट एन क्षेत्र से यानी इधर से एंट्री करती है तब उस टाइम डायोड जो होता है पश्च अभिनत में होता है और डायोड काम नहीं करता है। तो आइए अब इसको ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से ये सेल है, यहाँ से अगर करंट निकलेगी, करंट ऐसे होते हुए यहाँ पे जब पहुँचेगी तो इसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए।
देखिए जो करंट इधर आएगी, देखिए इसके एन क्षेत्र की ओर आ रही है, एन क्षेत्र ये पी क्षेत्र है। तो एन क्षेत्र की ओर अगर करंट आती है तो उस टाइम डायोड पश्च अभिनत में होता है और काम नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि अगर इस अवस्था में देखेंगे तो इस टाइम ये डायोड काम नहीं करेगा, अर्थात इधर कोई करंट नहीं आएगी। जो भी करंट होगी वो सारी की सारी करंट इधर चली जाएगी। तो हम इस फिगर को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस फिगर को अगर आप हटा देंगे तो यहाँ से इसका जो नया फिगर बनेगा, नया फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये इसका नया कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम, यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम, ये आपका डायोड D2 है और यहाँ पे ये प्लस माइनस 5 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस डायोड को देख के नहीं डरना है, डायोड का कोई काम नहीं, डायोड सिर्फ इतना बता रहा है कि कौन मतलब काम में मिलेगा, कौन नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दरअसल डिसाइड करता है। तो बस हो गया इसका काम। अब यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे इसमें करंट, क्योंकि जो भी यहाँ से करंट निकलेगी वो सारी की सारी करंट इसी में आएगी। तो यहाँ पे दोनों प्रतिरोध आप देख पा रहे हैं श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, अगर इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 5 ओम। तो अब इसमें से हमें करंट निकालना है। तो करंट बराबर हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। तो V का मान कितना दिया 5 वोल्ट, R का मान कितना दिया 5। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से I का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सेल से जो करंट निकल रही है वो 1 एम्पियर की करंट निकल रही है और यही पूरी करंट इधर से होते हुए इधर से एंट्री करके इधर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी करंट, तो 3 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पियर की करंट जा रही है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 तथा I3 के मान बताइए। ठीक है, आपका ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें दरअसल जो करंट यहाँ से इस सेल से करंट निकल रही है I, और उसके बाद इधर जो I1, I2, I3 जा रही है, इनको भी बताना है। यहाँ पे दरअसल मैंने वोल्टेज नहीं लिखा है, खैर कोई नहीं, चलिए हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 212 वोल्ट लिख देते हैं। ठीक है, बैट सेल है तो 12 वोल्ट लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखिए करंट निकलेगी तो ये I करंट इधर से आएगी यहाँ पे। अब इसको देखिए इधर 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। तो देखिए मान लीजिए फिर करंट इधर आएगी, फिर यहाँ पे इसको फिर 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। फिर करंट ऐसे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आएगी, फिर ऐसे होते हुए फिर रिटर्न यहीं पे पहुँचेंगे। तो इसमें देखिए अगर हम इस वाले डायोड जो D1 डायोड है इसको देखेंगे तो इसमें जो करंट जा रही है इसके N क्षेत्र की ओर से एंट्री कर रही है, जबकि जो डायोड D2 और D3 है इधर इसमें P क्षेत्र से एंट्री कर रही है। इसका मतलब है कि डायोड D2 और D3 जो है ये काम में लगेंगे, यानी इनका काम होगा। बाकी ये वाला जो डायोड है ये पश्च अभिनत में होगा, पश्च अभिनत में होने की वजह से ये काम नहीं करेगा। तो इतने चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। ठीक है, जो मतलब जिस शाखा में डायोड पश्च अभिनत में हो जाता है उस शाखा को आपको हटा देना है, बस ये ध्यान देना है। तो इसका जो नया फिगर बनेगा, अब नया फिगर हम बनाते हैं। तो नया फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो नया फिगर आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये 12 वोल्ट, ये हो जाएगा 100 ओम, इधर हो जाएगा 50 ओम, इधर हो जाएगा 50 ओम। ठीक है, सॉरी 150 ओम है इधर यहाँ पे। और ये आपका D2 हो जाएगा, ये हो जाएगा D3 और इधर करंट जा रही है I2 और इधर करंट जा रही है I3 और यहाँ से करंट निकल रही है I। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सवाल में ये भी तो पूछा ना कि I1 क्या होगा, यहाँ पे I1 है, I1 क्या होगा। तो ध्यान दें, इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि I1 में आप लिखेंगे कि जिस शाखा में I1 धारा प्रवाहित हो रही है उस शाखा में डायोड पश्च अभिनत में है, इसलिए उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और I1 का मान क्या हो जाएगा, I1 का मान 0 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, इस चीज़ आपको लिख देना है। अब आइए इसको हम लोग करते हैं, अब इस वाले फिगर पे आइए। तो पहला नंबर यहाँ पे देखिए डायोड सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि काम में लगेंगे कि नहीं लगेंगे, यानी ये शाखा काम में आएगी कि नहीं आएगी, बस इसका यही काम है। अब यहाँ पे यहाँ से अगर करंट निकालना है तो पहला नंबर में इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आराम से हम करंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 50 और 150 ये दोनों पहले नंबर आप देख पा रहे हैं समांतर क्रम में है। तो इनका समांतर निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे 50 ओम और 150 ओम समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम में अगर 2 प्रतिरोध हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे पहला फार्मूला लगा रहे हैं तो R डैश लिख लीजिए। तो ये होता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है 50, R2 का मान 150,
बटे 50 प्लस 150, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 50 गुणे 150 बटे 200। तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 75 75 बटे 2 आएगा, ठीक है। ये इतना ओम आ गया, यानी कहने का मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 75 बटे 2 ओम आएगा। जब इनको आप दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये जो दोनों फिगर हैं, अब इस वाले मतलब ये दोनों प्रतिरोध जो हैं तुल्य में आने के बाद इससे श्रेणी में आ जाएंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 100 ओम और 75 बटे 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं तो R डबल डैश हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 75 बटे 2 प्लस 100। तो ये हो जाएगा, इसका गुणज में करेंगे 200, यानी 2 R डबल डैश बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 275 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे 200, 200 में जोड़ेंगे 75, तो 275 बटे 2। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इन पूरे सर्किट का जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है वो आ रहा है 275 बटे 2। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से करंट निकालना है। तो करंट बराबर हम जानते हैं I बराबर होता है V बटे R। तो V का मान कितना दिया 12 बटे R का मान कितना दिया 275 बटे 2, ठीक है। तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 24 बटे 275, इतना एम्पियर I का मान आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, I2 और I3 निकालना है। तो आप देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे किरचॉफ के नियम से भी इसको आप हल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आप धारा विभाजन सूत्र से भी आप इसको कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें इसमें करंट निकालना है और इसमें करंट निकालना है, तो आइए बहुत आसान तरीका होता है धारा विभाजन से। देखिए धारा विभाजन का जो सूत्र होता है, धारा विभाजन, ये जैसे मान लीजिए 2 शाखाएं हैं, ठीक है। ये एक शाखा ये, दूसरी शाखा ये है, तो हमें इसमें करंट निकालना है। जैसे मान लो धारा विभाजन का सूत्र क्या होता है, जैसे कोई शाखा है उसका नाम है I1, तो हमें उसमें अगर करंट निकालना है तो इसका सूत्र होता है कुल धारा गुणे विपरीत प्रतिरोध, विपरीत प्रतिरोध बटे कुल प्रतिरोध, ये सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र है। तो यहाँ से दरअसल हमें I2 बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम I2। कुल धारा कितनी भाई, तो कुल धारा भी मैंने निकाला, जो सेल से निकलती है वही कुल धारा होती है। कुल धारा भी मैंने निकाला है, तो आया है 24 बटे 275 इंटू विपरीत प्रतिरोध। विपरीत प्रतिरोध का मतलब जैसे अगर हमको करंट इसमें निकालना है तो विपरीत में ये आएगा, तो इसका विपरीत प्रतिरोध हो जाएगा 150 बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब होता है कि ये जो दोनों प्रतिरोध इनको जोड़ के लिखना है, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 200, ठीक है। 150 50 200 हो जाएगा, तो ये 50 से काटेंगे 50 तियैया 150, 50 चौका 200, इसको फिर 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 4 छंग 24, ठीक है। तो हो जाएगा 6 त्रिक 18, तो I2 का मान कितना आ जाएगा 18 बटे 275 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह अब आपको I3 निकालना है, तो ये I2 का मान आ गया, ठीक है। I1 I का मान तो आपने निकाला, I का मान है 24 बटे 275, I2 का मान आपने निकाला 18 बटे 275, I1 का मान आपने पहले ही निकाल दिया, वो 0 हो चुका है। अब बात करते हैं I3। तो देखिए I3 क्या होगी, जैसे मान लीजिए समझिए यहाँ से ये जो करंट निकल रही है 24 बटे 75 एम्पियर, तो इसमें से वही करंट कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। तो अगर मान लीजिए 24 बटे 75 में अगर 18 बटे 275 इसमें चली गई I2 में, तो I3 की बात करेंगे तो I3 में जो हो जाएगा वो टोटल करंट I में से आप I2 को क्या करिए घटा दीजिए, ठीक है। तो वही आपका शेष करंट आ जाएगा। तो I3 निकालना है तो I का मान कितना है, ये है 24 बटे 275, और I2 में कितनी चली गई 18 बटे 275, तो इसमें अगर घटा देंगे तो आएगा सीधा सीधा ये 6 बटे 275। इसको हल कर लेंगे तो आएगा 6 बटे 275 एम्पियर। तो हमने क्या किया, सारे करंट को निकाले। ऐसे प्रश्न जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही आसान भी होते हैं। तो अगर आप इसको एक बार में नहीं समझ पाएँ तो पुनः वीडियो को देखें, उम्मीद करूँगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी हम लोग क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।